नमस्कार दोस्तों। हम असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो पेपर हुआ उसका सलूशन कर रहे हैं और उसमें हमने पार्ट फर्स्ट में कल प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो 100 सवाल आए थे वो हमने उसका सॉल्यूशन कर लिया था। और उसमें से हमने, जैसा कि आपने स्लाइड्स वगैरह देखी है, तो तकरीबन 80 से 85% डायरेक्ट उसमें से थे और थोड़ा बहुत अच्छे से रिवीजन किया है और थोड़ी बहुत समझ का प्रयोग किया है, तो स्टूडेंट ने आराम से 90 प्रश्न भी उसमें किए जा सकते थे। हालांकि मुझे पता है कि लाइन टू लाइन याद नहीं रहती, तो 90 प्रश्न पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि ऐसे पेपर में अगर 70% भी होता है तो भी अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। मतलब ये है कि उस 100 में से किसी ने 70 प्रश्न भी ठीक किए हैं पिछले वाले भाग में, तो अपने आप में एक, मतलब ये मान के चलिए कि सिलेक्शन की रेस में वो बहुत आगे है। ठीक है ना। तो 70% के आसपास उसकी कट ऑफ जाएगी नहीं, कट ऑफ मैक्सिमम 65 तक रह सकती है। तो उतना अगर कर लेता तो भी बच्चा सिलेक्शन आराम से ले सकता है। ठीक है। बाकी आज हम बात करेंगे इतिहास दर्शन, जो कि फर्स्ट पेपर का आखिरी भाग है, और साथ में हम वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि सेकंड पेपर का पहला भाग है। ठीक है। ये दो करेंगे। फिर जो तीसरी क्लास आएगी वीडियो, उसमें हम आधुनिक भारत का इतिहास और साथ में राजस्थान का इतिहास देखेंगे। 3 वीडियो में कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। ये सोल्यूशन करवाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको आंसर पता चले, बल्कि ये भी है कि जो बच्चे भविष्य में तैयारी कर रहे हो प्रोफेसर की फर्स्ट ईयर की, तो उनके लिए थोड़ी सुविधा हो जाती है कि उनको पेपर भी मिल जाता है साथ में और आंसर भी देखने को मिल जाते हैं। और बाकी मेरी जिम्मेदारी भी बन रही थी कि मैंने बैच लिया था, तो मैं डेफिनेटली इसका सलूशन भी कराऊं कि हम कहाँ तक खरे उतरे। हालांकि हम कितने खरे उतरे ये बच्चे अपने आप ही बता देंगे, मेरा कहने से कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं मेरी आत्मसंतुष्टि के लिए थोड़ा बहुत इस पे भी बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो प्रश्न था पहला कि जदुनाथ सरकार के बारे में कौन सा कथन ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने इतिहास लेखन में मूल स्रोतों और दस्तावेजों को आधार बनाया था। ये बात बिल्कुल सही है, और आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था और बहुत तरीके से बात की थी उसमें। तो पहला बिंदु एक मैंने लेके आया था कि इन्होंने समकालीन सभी स्रोतों की सहायता ली है। उस समय के समाचार पत्र, जैसे अखबार दरबार मुल्ला कहा जाता था, उन सारे जो आपके मूल स्रोत थे, जो दस्तावेज थे, उन पे उन्होंने बात की है। इन्होंने कोई भी ऐसा बिंदु नहीं लिया जो प्राइमरी सोर्स नहीं था। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, औरंगजेब एंड हिज टाइम नामक पुस्तक लिखी थी। ये बात गलत है, क्योंकि हमने लिखा था जहीरुद्दीन फारूकी के अंदर औरंगजेब हिज एंड हिज टाइम, और ये किताब भी आप देख पा रहे होंगे, मैंने उसका फोटो भी पीपीटी में डाला था। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो बी गलत हो जाता है। बी गलत होते आपका आंसर तो सीधा निकल जाता है ना। आंसर सीधा निकल जाता है। और ए सही है। सी भी हमने लिखा है, द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक 4 खंडों में लिखी है। हमने ये लिखी भी है यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर इन 4 वॉल्यूम्स, है ना। तो ये तीनों कथन सही नहीं है, बी गलत है, ए और सी इसमें सही है। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये मैंने दर्शन इस बार नया पढ़ाया था पूरा। पिछली बार थोड़ी राइटिंग ऐसे जल्दबाजी में किया था, इस बार हमने बहुत ही प्रॉपर राइटिंग देके किया था, इसको प्रॉपर भाषा देके किया था। तो ये नए वाला कई बच्चों ने प्रिंट करवा के पढ़ा था। तो ये पहला प्रश्न था। उसके बाद था कि तथ्य स्वयं नहीं बोलते अपितु इन्हें इतिहासकार बुलाता है। वैसे तो ये मुझे हालांकि इतिहास दर्शन के अंदर हमने जो 50 क्लास है ली, उसमें कई सारे तथ्य लिखे हैं, कई सारे स्टेटमेंट लिखे, और सारे स्टेटमेंट याद भी नहीं होते, लेकिन ये स्टेटमेंट मैंने कई क्लासेस में बोला है और तथ्यों में बोला है, वस्तुनिष्ठता में भी बोला है, और एक दो जगह लिखा भी है। तो ये बड़ा पॉपुलर सा स्टेटमेंट है, तो इसको अगर मैं नहीं भी लिखवाता तो भी चल जाता। फिर भी हमने यहाँ पे कोशिश की थी कि तथ्यों को जो है वो बुलवाया नहीं जा सकता, अपितु तथ्य नहीं बोलते बल्कि कोमल तथ्यों को बुलवाया जाता है। एईएच कार का स्टेटमेंट है, बड़ा वेल नोन स्टेटमेंट है। तो उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हम लिखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने पॉपुलर होते हैं कि ये लगता है कि इसको तो क्या ही लिखें, है ना। जैसे एक आएगा कि पत्रों और उनकी संग्रह कहाँ रखी जाती थी, तो वो अभी लेखागार में रखे जाते थे, अब इसका क्या ही लिखें इसके बारे में, है ना। कुछ बिंदु बहुत सिंपल आते हैं। इन पे विचार करना था कि कौन से इतिहासकार, ये बहुत अच्छी तरीके से हमने पूरी लिस्ट बनाई थी कि एडवर्ड, इसमें जो आयशा जलाल है, ये सीधे तौर पे मैंने कहा था कि ये सबअल्टर्न नहीं बल्कि कैम्ब्रिज की है, बाकी तीनों की तीनों सबअल्टर्न है। ठीक है। डी, ए सी डी। ठीक है। इसमें कुछ नाम हमने भी लिख लिए थे।
एनल्स के बारे में, हालांकि हमने एनल्स के बारे में थोड़ा सा पहली बार पढ़ा था थोड़ा, क्योंकि सीधे तौर पे सिलेबस में है नहीं, फिर भी हमने पढ़ा था। लेकिन एनल्स के बारे में जो संप्रदाय है फ्रांस का, इस संप्रदाय के संबंध में अगर अपन बात करें तो सीधा सा बिंदु ये आता है कि कौन सा कथन इसमें सही है। ठीक है, तो बाकी कथन तो इसमें यूँ है कि एनाल्स संप्रदाय समय की ऋजुरेखीय अवधारणा को अस्वीकार करता है, कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे बड़ा बिंदु ये था कि जो ब्लॉक और फेबर, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया उसका, कोई नहीं, इनमें संस्कृति अर्थों की ऐसी संरचना है जो स्वयं को भाषा और प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करती है। एनाल्स ने हमेशा कल्चर और उस पर बात की थी फ्रांस के अंदर, और हमने इस समय काफ़ी चीज़ें यहाँ पे लिखी थी कि यहाँ पे एक मिनट, समस्याओं का आदान प्रदान करता है, सामग्री को ग्रहण करता है। इन्होंने कहा था कि पूर्व प्रचलित परंपराओं के स्थान पर इन्होंने समग्र इतिहास लेखन, जिसमें हर पक्ष और आयाम पर बात की थी। इन्होंने कहा था कि छोटी सी बड़ी घटना को शामिल करना है, इतिहास का विभाजन नहीं करना, बल्कि हर घटना का एक वर्णनात्मक विवरण करना है। और उसमें इन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि पूरी ह्यूमन साइंस, चाहे आपके प्राकृतिक कारण हो, चाहे भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, सबको शामिल करना है। तो इससे क्या होता है कि ये कथन थोड़ा सा हमें है वो आइडिया मिल जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो डी का आइडिया मिलते ही इसका उत्तर है वो निकल जाता है। हालांकि सीधे तौर पे जो मैंने पढ़ाया उसमें ऐसे शब्द तो नहीं लिखे हुए, लेकिन एक इसको पढ़ने के बाद, विशेषताओं को पढ़ने के बाद हम आराम से इसका आंसर निकाल सकते थे। बट ये कि इसमें थोड़ी सी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी होती है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं आपको लाइन टू लाइन दर्शन में मिलेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि दर्शन में हर परीक्षक अपनी स्वयं की भाषा देता है वहां पे। ठीक है, अब ये फैक्चुअल प्रश्न है। ये क्या ऐसा सीधा प्रश्न आता है, जैसे तारीख बरम किया नामक ग्रंथ लिखा था बर्नी ने, बिल्कुल सही बात है, मैं लिखा भी था, तारीख 12 माह की ग्रंथ लिखा था, ये बिल्कुल कथन सही है। और उन्होंने कहा भी था कि बर्नी का इतिहास अमीर वर्ग के लिए है, केवल वही इसको समझ सकते हैं, अच्छे व्यक्ति अच्छे कुल के, वही दुर्गुण व्यक्ति निम्न कुल के होते हैं। और उन्होंने कहा था कि दुर्गुण व्यक्तियों के लिए इतिहास नहीं है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इनकी आलोचना की थी कि कालक्रम व तिथियों को असंगत रूप से लिखा है इन्होंने, ये कथन भी इन्होंने सही है कि कालक्रम के प्रति इनकी रुचि नहीं थी। ये सही ऑप्शन है। ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि आपको फैक्ट सीधा मिल जाता है, जैसे इसमें तीनों फैक्ट मिल गए। लेकिन जब लैंग्वेज आधारित, कंसेप्ट आधारित प्रश्न होता है तो पूरे टॉपिक का सार होता है उसमें, तो उस सार को आप है वो, अगर पूरा टॉपिक ठीक से समझा तो आप सार रूप को लागू करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एनल्स वाला प्रश्न था ना, अब ये पूरे टॉपिक का सार है। अब इसके शब्द आपको शायद देखने को नहीं मिले, लेकिन अगर टॉपिक पूरा ढंग से सुना है और आपने पढ़ा है ना, तो आराम से इसका आंसर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये फैक्चुअल नहीं बल्कि ये कंसेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि किस विचारधारा ने इतिहास लेखन में कल्पनाओं की बड़ी भूमिका स्वीकारी है। ये बहुत अच्छे तरीके से हमने लिखा था उत्तर आधुनिकता में, कि उत्तर आधुनिकता के जितने भी इतिहासकार वो कहते हैं कि इतिहास में कोई वस्तुनिष्ठता, वस्तुपरकता, निरंतरता, निश्चितता नहीं है, बल्कि ये केवल और आपके साहित्य का स्वरूप देने वाले लोग हैं। और इस कारण हम इसको क्या मानते हैं, कल्पनाशीलता को स्थान देने वाले लोग मानते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपसे ठीक से पढ़ा हो तो आप निश्चित तौर पे इसको आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं, क्योंकि सबऑल्टर्न कल्पनाओं पे बात नहीं करते। सबऑल्टर्न क्या कहते हैं कि समाज का वे वर्ग जिसका इतिहास नहीं लिखा गया, वंचित है, उनका लिखा जाना चाहिए। मार्क्सवाद आर्थिक तत्वों पे बात करते हैं। कैम्ब्रिज वाले जो बात करते हैं वो आपके भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर बात करते हैं, और कहते हैं कि लीडर सारे के सारे दलाल थे, और उन्होंने लोकलिटी पे बात की है, प्रांतियों पे बात की है, लोकल पॉलिटिक्स पे बात की है, नेशनल पॉलिटिक्स पे बात की है, कल्पनाओं का कहीं स्थान नहीं दिया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, हालांकि इसके बेस पे बड़े आराम से इसका आंसर है वो निकल जाता है। अब हाइडर का प्रश्न क्या है, इसमें देखो जो दो कथन है, ये कंसेप्ट का है, ये सीधा फैक्ट है। तो अब इन्होंने लिखा है कि इन्होंने येट अनदर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री लिखा 1774 में। हमने स्पष्ट पढ़ा था कि अनदर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, क्वेश्चन में लिखा था येट अनदर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1774। तो ये कथन बिल्कुल आपके ठीक है, और इन्होंने चारों में ये लिख रखा है। फिर दूसरा है कि उनके अनुसार प्रत्येक समाज विशिष्ट होता है, उस समाज के विकास का प्रत्येक क्षण भिन्न होता है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से लिखा था कि हर्डन ने मानवता का जाति विभाजन किया था, और उन्होंने कहा था कि विभिन्न जातियों में से एक सर्वोच्च स्तर की प्रजाति होती है और वो विशिष्ट होती है। ठीक है, इसे इनको ऐतिहासिक विशिष्टता नाम दिया जाता है, और इस प्रकार इन्होंने एक नवीन अवधारणा दी थी। तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। अब इन्होंने तर्क को अनुभव से अधिक महत्व दिया। इन्होंने कहा कि तर्क अनुभव से अधिक महत्व, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि ये हाइडर जो थे ये रोमांटिसिज्म के पक्षधर थे, और रोमांटिसिज्म के जो लोग हैं, जो रूसों के धारणा के लोग थे, ये भावों को प्रधानता देते, तर्क को प्रधानता नहीं देते।
देखो हमने लिखा भी है कि इन्होंने तर्क आधारित विचार की बजाय भावनाओं को प्रधानता दी जाती थी। लाइन एज इट इज लाइन आई है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने तर्क को अनुभव से अधिक महत्व नहीं दिया था, बल्कि अनुभव को तर्क से अधिक महत्व दिया था। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी बैठेगा, ए व बी उसका उत्तर राइट आंसर है इसका। फिर था कि मुगल इतिहासकार ने प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का विवरण प्रस्तुत करने के 20 से अधिक बुद्धिमान लोगों का लिखित वक्तव्य प्राप्त किए थे। ऐसा इतिहास किसने लिखा था? मैंने बहुत अच्छे से बताया था अकबरनामा के अंदर कि अकबर ने ये कार्य अबुल फजल को देने से पहले एक राजकीय आदेश जारी करवाया था, और राजकीय आदेश में स्पष्ट लिखा था कि किसी भी धार्मिक संस्था के पास में या व्यक्ति के पास में इस्लाम राज्य से संबंधित कोई भी दस्तावेज हो तो अबुल फजल को दें, और कोई भी व्यक्ति सह उपस्थित होकर अपने साक्षात्कार वो दे सकता है। और यहाँ पे अबुल फजल ने कई सारे साक्षात्कार किए, और साक्षात्कारों के बेस पे उन्होंने अकबरनामा लिखा था। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, अगर ये नहीं भी होता तो भी आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अबुल फजल अलग से भी कोर्स में लिया हुआ है, तो डेफिनेटली उसका आंसर बन जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न था कि फुकुयामा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। हमने एंड ऑफ हिस्ट्री में इसको ठीक से पढ़ा था। अब देखिए इसमें एक कथन है तथ्य का, दो प्रश्न है, ऑप्शन है जो आपके कंसेप्ट के हैं। ये दो तभी समझ में आते जब आपने पूरा फुकुयामा को अच्छे से पढ़ा हो। ठीक है, अब पहला कथन क्या कह रहा है? उन्होंने एंड द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, हमने बहुत अच्छे से लिखा था द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन 1992, और इसमें दोनों की बात की थी। तो एक तो कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में था कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा था कि एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या है। उसने कहा था कि जब साम्यवादी विचारधारा हार गई थी और उसके ऊपर उदार जनतंत्र अर्थात पूंजीवादी विचारधारा जीत गई थी, तो इतिहास का लक्ष्य पूरा हो गया था, और उसको उसने एंड ऑफ द हिस्ट्री नाम दिया था। तो इसमें बहुत स्पष्ट था, उन्होंने पश्चिम उदार लोकतंत्र का समर्थन किया। मैंने लिखा है कि इन्होंने जो है वो आपके उदार जनतंत्र का युग रहेगा, और इसका इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। उन्होंने साम्यवादी विचारधारा की पुनः स्थापना की कल्पना की थी? बिल्कुल नहीं की। उन्होंने कहा था कि अब इतिहास समाप्त हो चुका, अर्थात साम्यवादी विचारधारा जो है वो पराजित हो चुकी। इसमें लिखा है इन्होंने कि संपूर्ण विश्व में पूंजीवादी विचारों को स्वीकृतता मिल चुकी है, और अब आगे यही रहेगी, यही इतिहास का लक्ष्य था जो कि पूर्ण हो चुका है, और साम्यवादी विचारधारा हमेशा के लिए हार चुकी है। तो सी गलत है, ए और बी इसमें सही है। ठीक है, ए आंसर इसका बैठ जाता है। आगे देखिए, अब जैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है, अब ये तीनों के तीनों बिंदु कंसेप्ट बेस्ड है। अब ये आप तभी कर पाते जब आपको कंप्लीटली पता हो कि ये लेखन जो हिस्टोरियोग्राफी की जो ये स्कूल है ये क्या विचार रखती है। मैंने इसके बारे में आपको बहुत ठीक से बताया था कि औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी जो लेखन हुआ, उन्होंने भारतीय संस्कृति पे चोट करी, जो पूर्वाग्रह रखे उनको जवाब देने के उद्देश्य से ये लेखन किया गया था। तो उसके बाद में हमने सारी चीजें बताई, उन्होंने किस तरह से सांस्कृतिक गौरव की बात की, उन्होंने किस तरह से प्राचीन अतीत पर हमारे अतीत के गौरव की बात की थी। तो इसमें इन्होंने 3-4 चीजें लिखी है। पहला क्या लिखा है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को औपनिवेशिक पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास किया। एग्जैक्टली हमने यही लाइन लिखी थी कि साम्राज्यवादी लेखकों की पूर्वाग्रहों प्रपंचों का जवाब देना लेखन का मुख्य उद्देश्य था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अतीत में सरकार की संवैधानिक प्रकृति और संसदीय स्वरूप के अस्तित्व को उजागर किया। ये मैंने 2 जगह आपको बताया था, एक बताया था केपी जायसवाल के अंदर, दूसरा बताया आरसी मजूमदार के अंदर। मैंने कहा था कि आरसी मजूमदार राष्ट्रवादी थे, केपी जायसवाल भी राष्ट्रवादी थे। केपी जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी लिखी, और उन्होंने थोड़ा सा अतिरंजित कर दिया। उन्होंने क्या किया, जब साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास पर यह आरोप लगाया कि भारत में आपके प्राचीन निरंकुशता का सिद्धांत था कि सब कुछ राजाओं के पास में था, जनता के पास में कुछ नहीं था, लोकतंत्र, जनतंत्र, गणतंत्र जैसी कोई अवधारणाएं प्राचीन भारत में नहीं थी, ऐसा आरोप लगाया गया साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा। उसके जवाब में इन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखी, और उसमें प्राचीन भारत के अंदर आपकी विदत संस्था जो थी वैदिक काल में, वहां से बात को शुरू किया और ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र था, विदत जैसी पार्लियामेंट वहां पे काम करती थी। तो प्राचीन भारत के अंदर संवैधानिक जो उत्तरदायी शासन था उस पर उन्होंने बात की थी, और इसका आरोप, इसको आरसी मजूमदार ने थोड़ा खारिज करने की कोशिश की। मजूमदार ने कहा कि दोनों ने अति करी है। विंसेंट स्मिथ ने अति साम्राज्यवादिता लिखी, इन्होंने अति राष्ट्रवादिता लिखी है, मैं बीच का रास्ता अपनाऊंगा। तो मैंने 2 जगह ये बात आपको बताई थी।
और यहाँ लिखा है था कि जायसवाल ने है वो उत्तरदायी शासन पर बात की है और बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन पे उन्होंने हिंदू पॉलिटी है वो लिखी थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी काणे की किताब भी आपको बताई थी, याद हो तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में था कि भारत के अतीत के गौरवान्वित करने का प्रयास किया है। बहुत अच्छे से हमने लिखा है कि साम्राज्यवादी लेखकों ने भारतीय उपलब्धियों को कम आंका था, इस कारण अतीत के गौरव को पुनः स्थापित करना था ताकि भारतीय एकता बन सके। तो ये तीनों कथन आपके एग्जैक्टली राइट है। इसका मतलब इसका आंसर क्या बैठेगा? बी बैठेगा। ये बड़ा फैक्चुअल प्रश्न था और ये फैक्ट अपन ने नहीं पढ़ा कहीं पर भी। और अब्बा कोच जो कि ऑस्ट्रेलियन है और इन्होंने भारत के किस आयाम पे काम किया था? तो इन्होंने कला एवं वास्तुकला पे काम किया था। हमने ये क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मैंने आपको भारतीय इतिहास लेखन जो पढ़ाया था उसमें शॉर्ट जानकारी दी थी। मैंने अलग से मध्यकाल या प्राचीन नहीं पढ़ा है, अलग से शायद पढ़ा था, 10 क्लासेस लेता तो शायद ये प्रश्न उसमें आ जाता। मैंने भी यही सोच लिया था फिर कि चूंकि वापस रिवाइज कर रहा था और मैं परीक्षा जल्दी थी तो मैंने सोचा अब वापस ये सब चीज़ें करूँगा तो टाइम आ जाएगा, क्योंकि मार्च में सारा रिकॉर्ड किया था और मई में एग्ज़ाम था तो बच्चों को फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो भारतीय इतिहास को हमने बहुत ही शॉर्ट में निपटाया था, इसको इतिहास लेखन को, है ना। तो वहाँ से ये अब्बा कोच का प्रश्न आया है, तो इसका उत्तर बी है यहाँ पे। ये मैंने कई बार क्लासेस में आपको बताया, बड़ा एक सामान्य ऐसा प्रश्न है और ये ऐसा नहीं कि हमारी अप्रोच से बाहर था। ये पीवी काणे साहब के द्वारा किताब लिखी गई थी। मैंने कई जगह पे पीवी काणे का नाम भी बोला है, कई जगह पे आपको इसके बारे में पूरी हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की कहानी मैंने कई जगह बताई है। ये भारत के ऐसे व्यक्ति, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्राप्त व्यक्ति है, पहला शायद इतिहासकार है जिनको भारत रत्न मेरे हिसाब से प्राप्त हुआ था। इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें बता चुका हूँ यहाँ पे। तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पीवी काणे, इनको लिखने की जरूरत नहीं मैंने समझी थी। संरचनावाद ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन संरचनावाद वाला ये प्रश्न थोड़ा सा यूँ समझिए कि थोड़ा सा विवादित है, क्योंकि ये मनुष्य मस्तिष्क की भी बात करता है और साथ साथ में ये मानव समाज की भी बात करता है। तो इसका उत्तर जो है वो सी सबसे ज़्यादा ठीक बैठ रहा है। अकबरनामा के बारे में बात आई थी तो इसमें 3 कथन थे, तीनों फैक्ट थे। अब देखो यहाँ पे आपकी समझ काम नहीं करती, बल्कि यहाँ पे ये काम करता है कि आपको फैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो आपको अगर सी बिंदु आ रहा है ना तो ए और बी देखने की जरूरत नहीं है। सी है कि अबुल फजल ने मकतूबात अल्लाह में को लिखा था, ये बात बिल्कुल सही, हमने भी बात की है कि इन्होंने मकतूबात अल्लाह में को लिखा था और यह पत्राचार अकबर की तारीफों के कसीदे गढ़े गए, इसे ईशा या अबुल फजल भी कहते हैं। मतलब इसका उत्तर सी है, ठीक है। बाकी के स्क्रीनशॉट रखे नहीं हमने। और इसकी डेथ पहले ही हत्या हो गई थी, तो अकबरनामा को पूरा महबूब अली ने किया था। ये मान के चल रहा था कि मेरे जीवन 120 साल होगा और मैं 5 भागों में लिखूंगा, ऐसा सोचा था इसने, लेकिन 3 भागों में वो लिख पाया था। तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता, जिसमें 5 भाग है आगे, ठीक है। तो ये ए, बी और सी तीनों कथन सही है। गांधी जी ट्रुथ, ये किताब अगर आधुनिक इतिहास लेखन पढ़ते अलग से तो आ जाती है उसमें। तो ये किताब एरिक्सन की है और हालांकि मैं पढ़ा था तो भी शायद ये किताब शायद ना भी पढ़ा, क्योंकि इतनी किताबों का कौन ही ध्यान रखता है, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल था मेरे दृष्टिकोण में, क्योंकि इसमें पूछा है कि आपकी चांस इन हिस्ट्री, हमने पाठ पढ़ा, ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन तथ्यों को थोड़ा सा मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा ना दूँ, कम से कम तथ्य दूँ। उस स्तर पे हमने ये नहीं पढ़ा कि इसमें कौन कौन से लेखक जो है वो आपके इसमें संयोग की भूमिका को स्वीकारते हैं। मुझे इतना याद है कि कॉलिंगवुड स्वीकारते, मैं पीपीटी लाया नहीं साथ में, क्योंकि इन्होंने कहा था कि कम या ज़्यादा इतिहास संयोगों में रहता है। तो डी आता है, तो इसका उत्तर आपके चारों बैठ जाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आया था, बड़ा फैक्चुअल प्रश्न है और इस्लामिक इतिहास लेखन से आया हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा था इब्न इसाक ने सीरत रसूल अल्लाह लिखी, द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट लिखा था। ये बात भी ठीक है, सही सम्मिलित है ये, तो मतलब उत्तर नहीं हो सकता। किताबुल इबार इब्न खालदून ने लिखी, ये भी हमने यहाँ लिख रखा, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। तारीख अल रसूल वल मुल्क, तारीख अल रसूल अल मुल्क लिखा था आपके, किसने लिखा था? अल तबारी ने लिखा था। इसे द एनल्स ऑफ एपोस्टल एंड किंग्स कहा जाता था। तो ये इसका ये नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? सी। और मरूज उल दहाब और मादान अल जवाहर, ये अल मसूदी ने लिखा था। मैंने भी लिखा था कि मरूज उल जहाब आदिल उल जौहर नामक ग्रंथ की रचना 30 भागों में की थी। तो मिडो ऑफ द गोड एंड, ये कुछ शब्द और था नीचे दब गया इसमें। तो ये हमारे चारों लिखे हुए हैं और इसका उत्तर क्या बैठेगा? सी बैठ जाएगा। ये मुस्लिम इतिहास लेखन का भाग है। अब ये जैसे बेकर का स्टेटमेंट है, मुझे इतना याद है अच्छे से कि मैंने इसको लिखवा रखा है।
अब 50 क्लास से 50 पीपीटी पता नहीं कौन से टॉपिक में लिखवाया है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति अपना इतिहासकार स्वयं होता है, ये बेकर का वेल नोन स्टेटमेंट है, तो इसको आप लिख लेना। ठीक है, अब जैसे मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, अब ये आप मान के चलिए कि चारों कथन ऐसे, अगर आपको मार्क्सवादी इतिहास लेखन की कंप्लीट जानकारी है तभी आप इसका आंसर निकाल पाते हैं, क्योंकि ये कंसेप्चुअल प्रश्न है। ठीक है, अब आप इतना समझ लीजिए कि मार्क्स ने हमेशा वर्ग संघर्ष की बात की थी, इसमें देखोगे तो भी मिल जाएगा, तो वर्गों की बात की थी, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने शोषित वर्ग और शासक वर्ग, है ना, पूंजीवादी वर्ग, वर्गों के क्लेश की बात की थी। आपको पता है कि वर्ग संघर्ष की मार्क्स बात करता है। दूसरा, एक उत्पादन शक्तियां इस समाज की चालक होती है, ये भी बात हमने बहुत अच्छे से कही थी कि उत्पादन शक्तियां उत्पादन करेगी, उसमें मजदूर वर्ग जाएगा, एक शासक वर्ग होगा, एक शोषित होगा, इनके बीच में क्लैश होंगे और धीरे धीरे ये आपकी शक्तियों के रूप में समाज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और उत्पादन शक्ति में उत्पादन के साधन और श्रम की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, और ये सामाजिक संबंधों की प्रकृति का भी निर्धारण करती है। अगर आप इसको ठीक से विशेषताओं को देखते हैं तो आराम से इसमें से आपको उत्तर निकल जाता है। ठीक है, इनमें लिखा है जैसे मानव जीवन का राजनीतिक आयाम की तुलना में सामाजिक आर्थिक आयाम ज्यादा हावी होते हैं, भौतिकवादी दृष्टिकोण की बात की है ना, तो इसमें है वो चारों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, और बहुत सामान्य प्रश्न था, एक कंसेप्ट बेस्ड प्रश्न था ये। रामशरण शर्मा के अनुसार कौन सा कार्य सामंत के कर्तव्य में शामिल नहीं था? हालांकि मैंने इसको नहीं लिखवाया था, हमने रामशरण शर्मा को तो लिखा है कम्युनिस्ट इतिहासकारों में, बट उन्होंने उन्होंने फ्यूडलिज्म पुस्तक लिखी वो भी नाम लिखा है, बट हमने उसमें ये नहीं लिखा है कि उसके क्या कर्तव्य। ये आप बिल्कुल सामान्य रूप से उत्तर निकाल सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने सामंतवाद पाठ पढ़ा है, आपको याद हो तो, राजस्थान इतिहास के अंदर भेंट देता था, बिल्कुल हर उपहार हर उत्सव पे जाता था और भेंट देता था। युद्ध के अवसर पर सबसे आगे है वो हरावल में सामंत रहते थे, ये भी बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं और मैंने सामंतवाद में पढ़ा भी रखी है। नियमित रूप से ये टैक्स भी भेजते थे, क्योंकि राजा का पूरा टैक्स सिस्टम इनसे चलता था। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, शासक को सलाह और प्रशासनिक सहायता, ये नहीं देते थे, क्योंकि प्रशासन शासक का खुद का होता था और राजा सामंतों से सलाह नहीं लेता था, राजा अपने मंत्रियों से सलाह लेता था। ठीक है, तो ये एक सामान्य समझ का प्रश्न था, और ये प्रश्न जो है वो, अगर आप इस ऐसे प्रश्न गलत करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हो कि थोड़ी सी आपकी अभी भी इतिहास में समझ कम है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सामान्य था और सामंतवाद पाठ जिसको भी आ रहा था वहां से इसका उत्तर है वो निकल सकता था। ठीक है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास का तो हमने थ्यूसिडाइडिस में बहुत अच्छे से लिखा था। कॉलिंगवुड ने इनको मनोवैज्ञानिक और उसका इतिहास का जनक भी कहा था। ये खुद वैज्ञानिक अध्येता, पहले वैज्ञानिक अध्येता माने जाते हैं जो तथ्यों के अन्वेषण पे बात करते हैं। तो काफी कुछ मैंने थ्यूसिडाइडिस के बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बैठता है, बी। उसके बाद था कि कार्ल बेकर किस देश के, हम बेकर के बारे में तो हमने पढ़ा था, कार्ल बेकर, सी ए बेली, ये कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस, आयशा जलाल, सब कैम्ब्रिज हिस्टोरियन है ये, और हालांकि पढ़ा था लेकिन ये नहीं पढ़ा कि अमेरिका की। ठीक है, अब इतना तो कौन ही पढ़ता है कि किस देश के, अब इतिहासकारों के देश तो कौन याद करेगा। इतिहास वह क्षेत्र जिस विश्वात्मा का वास्तविकरण हो जाता है। मैंने आपको ये 3 जगह पढ़ाया, एंड ऑफ हिस्ट्री में भी पढ़ाया था, एक ईगल में बताया और मार्क्स में बताया था कि ईगल क्या मानता है कि जब विश्व आत्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वही ऐसा जहां है जहां वो आपके इतिहास का समापन हो जाता है। तो विश्व आत्मा की पूरी अवधारणा किसकी मानी जाती है, ईगल की मानी जाती है। ये प्रश्न भी परीक्षा में अपने आया हुआ है, अभी आगे आ जाएगा। हाँ, ये मैंने किताबें नहीं लिखवाई, क्योंकि न जाने कितनी किताबें पढ़ी इतिहास में, आप याद भी नहीं करते। मैं अगर लिखवा भी लेता ना तो भी आपका ये सही नहीं होता। रीजन ये था कि इतनी सारी किताबें याद नहीं होती। ठीक है, मैं भी अभी रट के ही आया हूँ इसको कि ये ऑक्सफोर्ड की किताब नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या माना, बी माना जा सकता है। रांके ने इतिहास लेखन में प्रमाणिक दस्तावेजों की बात की थी। रांके का पूरा इतिहास लेखन प्राथमिक स्रोतों पर आधारित था, तो इसका उत्तर क्या होगा, दस्तावेज। स्मृति, आख्यान, पौराणिक गाथाएं ये मिथक होती है, दंत कथाओं पे बेस्ड होती है, और रांके दंत कथाओं पे बात नहीं करता, कंप्लीटली वस्तुनिष्ठ करता है। ठीक है, ये भी प्रश्न का उत्तर आप तभी कर पाते जब आपको रांके की पूरी जो स्कूल है, बर्लिन स्कूल, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हो। ठीक है, तो इन्होंने प्राथमिक स्रोतों पे बात की है, इन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि पे बात की है, इन्होंने प्राइमरी सोर्सेस पे बात की है ना। तो इन्होंने जो है आपके ये मूल दस्तावेज जो थे उन पर इन्होंने बात की है। ये अब प्रश्न कैसा, ये फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें अगर आपको फैक्ट आ रहा है तो ही उत्तर निकलेगा, अदरवाइज उत्तर नहीं निकलेगा। अब ये प्रश्न है आपके जूडो क्रिश्चियन हिस्टोरियोग्राफी से।
जिसमें पूछा है ऑगस्टाइन के बारे में। ठीक है, ऑगस्टाइन ने कन्फेशन आत्मकथा लिखी थी, मैंने बताया था आपको, ये एग्जैक्ट सही है। ठीक है, इसमें गलत कथन का चयन करना है, तो मतलब उत्तर ये नहीं हो सकता। दूसरा है सिटी ऑफ गॉड 22 भागों में लिखा हुआ, मैंने इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, तो ये कथन भी सही है, मतलब उत्तर ये हो नहीं सकता। ऑगस्टाइन ने सिटी ऑफ गॉड पुस्तक लिखी, ये बात भी सही है, मतलब उत्तर ये हो नहीं सकता। उत्तर क्या होगा? बी। क्यों? क्योंकि एक ही नगर नहीं बल्कि दो नगर है, मैंने दो नगरों के नाम भी बताए, सिटी ऑफ वर्ल्ड एंड सिटी ऑफ गॉड। ठीक है, दोनों के बीच के क्लिश के बारे में भी बात की थी हमने, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। अब ये एक सामान्य फैक्चुअल प्रश्न है, इसमें कंसेप्ट की कोई बात नहीं है। अब ये भी एक फैक्चुअल प्रश्न है ना, इसमें कंसेप्ट नहीं, अगर आपको फैक्ट आ रहा है तो हो जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ बताया था कि यूएसए में इसको एनाल्स परंपरा को फ्रांस में एनाल्सी कहते हैं, सही है, और अमेरिका में इसको न्यू हिस्ट्री कहते हैं, ये भी सही है, और सोशल हिस्ट्री कहते हैं भारत व यूके में, तो ये भी सही है, मतलब इसमें ये तीनों सही है। ठीक है, ये फैक्चुअल प्रश्न है, अगर आपको आ रहा है तो उत्तर होगा, अदरवाइज इसका उत्तर आप नहीं कर पाएंगे। कौन सा प्रत्यक्षवादी इतिहास लेखन का समर्थक था? ये भी फैक्चुअल प्रश्न है, और हमने लिखा था ऑगस्टस कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा था। ये बड़ा सरल प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में रिपीट हो रखा है। ठीक है, और इसको पॉजिटिविज्म कहते हैं। विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन से संबंधित कौन सी विशेषता नहीं है? हमने बहुत अच्छे से लिखा था कि आलोचनात्मकता, वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता, सार्वभौमिकता, क्रमबद्धता और इस प्रकार के सामान्य सिद्धांत बनाने थे इसके, और ये तीनों बिल्कुल आ जाते हैं साथ में। और इतिहास का लक्ष्य खोजना इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, इतिहास का लक्ष्य नहीं खोजना है, बल्कि इतिहास के बारे में वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन करना इसका मेन मोटो रहता है। ठीक है, ये आराम से इसमें से हो जाता है। हमने लिखा है इसमें, देखो ये सामान्य नियम बनाने, और सामान्य नियम किसके बेस पे बनाने? इन सारों के बेस पे बनाने थे। स्पेंगलर के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? सॉरी, ठीक है। तो इसमें देखो आप दो ऑप्शन थोड़े से सब्जेक्टिव है, कंसेप्ट है, और पहला ऑप्शन जो है वो आपके कंप्लीटली फैक्चुअल है। तो हमने लिखा था कि इन्होंने 8 संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, हालांकि नाम 9 के लिखे हैं, लेकिन संस्कृतियों का 8 का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। दूसरा कथन हमने सीधा जस्ट नीचे लिखा है कि हर संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है, इनमें आपस में कोई आदान प्रदान नहीं होता, जबकि इन्होंने क्या लिखा? घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब सी बिंदु तो हो गया गलत, ये ऑप्शन दोनों चले गए, ए सही हो गया। अब आता है बी का क्या करना है। बी में हमने लिखा है कि इतिहास शाश्वत है, जिसमें सभ्यता संस्कृति जो है वो किसी भी बिना उद्देश्य के ही वो उठती है और उसका पतन भी हो जाता है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, उसका उत्थान और पतन दोनों निश्चित है, तो उद्देश्यहीनता से ये प्रभावित होती है। ये कथन जो है वो एक प्रकार से इसको आप सही कथन निकालना है, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो ए और बी बिंदु आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं होता इसका, बिना किसी उद्देश्य के संस्कृति का विकास होता है। ठीक है, ये कोई उद्देश्य लेके नहीं चलती है, तो ए और बी इसका उत्तर है वो ठीक बैठेगा। उसके बाद में द स्टडी ऑफ मुस्लिम इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये भी मैंने नहीं पढ़ाया था, इसका उत्तर है आपके वी.एस. बेंद्रे, क्योंकि मैंने कहा ना कि पुस्तकें इतनी लिखी गई हैं कि आप कभी सारी याद नहीं कर सकते, और ये इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी नहीं है, और अगर लिख भी लेते तो शायद आप भी पकड़ नहीं पाते, और क्योंकि इतनी पुस्तकें कहाँ याद होती है। ठीक है, तो ये उसका इसका बी। संस्कृति को इतिहास दर्शन का केंद्र किसने माना है? बहुत स्पष्ट लिखा था कि इतिहास का अध्ययन बिंदु संस्कृति माना था स्पेंगलर ने। ठीक है, उसके बाद था कि थॉमसन और गैरेट ने, ये किस श्रेणी में आते हैं? मैंने बताया था आपको कि 19वीं शताब्दी के अंत तक साम्राज्यवादी जो थे वो 2 भागों में बंट गए थे, जिसमें आपके उदारवादी थे थॉमसन और गैरेट। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसमें। अब ये प्रश्न आया था आपके ऐतिहासिक साक्ष्य और विश्लेषण के अंदर, ये फैक्चुअल प्रश्न है, और इसमें दोनों फैक्ट आपको ध्यान होने चाहिए। हमने लिखा था कैंची तथा गोंद विधि में प्राधिकारी के कथन को हूबहू स्वीकार किया जाता है। ठीक है, और यही बात इसने लिखी, कैंची व गोंद पद्धति में इतिहास साक्ष्यों को उनका मूल रूप से ही स्वीकार कर लेते हैं। हमने लिखा था कबूतरी कटोरा विधि जो है ये कॉलिंगवुड की विधि थी, इसमें भी यही बात है, ये कॉलिंगवुड की विधि है। दोनों बिंदु सही है, ए और बी दोनों सही उत्तर है इसका। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था।
उसके बाद था कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का आरंभ बिंदु क्या है। मैंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन के ये तत्व होते हैं, उसमें आरंभ बिंदु है उत्पादन के संबंध, शक्तियां, साधन और विधि, अर्थात उत्पादन की पूरी प्रक्रिया। ठीक है। उसके बाद था आपके, किसने कहा था कि अतीत जिसका इतिहास का अध्ययन करता है मृत अतीत नहीं, अपितु वह अतीत होता है जो वर्तमान में भी जीवित रहता है। ये मैं जितना सोच पा रहा हूँ, मुझे ऐसा सीधा स्टेटमेंट तो कहीं नहीं मिला, बट ये स्टेटमेंट जो है वो आपके एक सच्चा इतिहास समसामयिक होता है, वर्तमान की सत्यता को बताता है, जिसकी नींव अतीत में पड़ी। इतिहास का ज्ञान मानव के ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसको अगर आप इससे जोड़ के देखते हैं तो इसका सबसे बेस्ट आंसर मुझे क्रोचे लग रहा है। ठीक है, क्रोचे का इतिहास समकालिक इतिहास है और ये कथन भी समकालिक इतिहास को दर्शा रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ मेरी गलती रह जाए कोई, बट मैं सोच पा रहा हूँ, क्रोचे के दर्शन से इसको रिलेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब ये है पॉजिटिविज्म अर्थात प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद में कौन से कथन सही है? प्रत्यक्षवाद किस पे बात करता है? प्रत्यक्षवाद बिल्कुल इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से देखता है। इन्होंने समाज में वैज्ञानिक विधियों को लागू करने की बात की थी, इसको सोशियो फिजिक्स बोलते हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। उसके बाद देखिए, ये विज्ञान के रूप में स्थापित करते हैं, ये कथन भी बिल्कुल इसमें सही है। ठीक है, तो एक ही बिंदु से दो कथन क्लियर हो गए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रत्यक्षवाद स्वच्छंदवाद के प्रतिक्रिया के स्वरूप अस्तित्व में आया था। मतलब इन्होंने स्वच्छंदतावाद को खारिज किया था। और स्वच्छंदतावाद जो है ये हमेशा देखो ये कल्पनाओं को महत्व देते हैं। तो इन्होंने कल्पनाओं स्वच्छंदतावाद को खारिज किया था, अर्थात कल्पनाओं के महत्व को खारिज किया था। और इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने कल्पनाओं के महत्व को स्वीकारा था। मतलब सी कथन कैसा है? गलत है। उत्तर क्या बैठेगा? ए, बी और डी। बहुत अच्छे से इसका आंसर यहां से निकाला जा सकता था, बट ये है कि इसको थोड़ा सा आपको समझना था। दो तो सीधे कथन थे, ठीक है, और ये वास्तविक सत्य और प्रमाणिक ज्ञान का बिंदु भी सही है। क्यों? क्योंकि जो विज्ञान है वो हमेशा से वास्तविक और सत्य ज्ञान पर आधारित ही होता है। तो इसमें सीधा सा ऑप्शन चल जाता और यहां से आप सीधा ऑप्शन बाहर निकाल सकते थे। अगर आपने एक ये सी भी निकाला होता ना तो भी आपका उत्तर आ जाता। ठीक है, तो कल्पनाशीलता के महत्व को कौन स्वीकारते हैं? इसको स्वीकारते हैं आपकी स्वच्छंदतावादी। और स्वच्छंदतावाद के विरुद्ध में ही वस्तुवाद आया था, तो फिर आपका ये कथन अपने आप ही गलत हो जाता है। ए, बी और डी इसका आंसर बैठ जाता है। ये बहुत तरीके से हमने बात की थी इस पर। ये ग्रंथ जो है ये चीनी लेखन में आया था और मैंने इसको नहीं पढ़ाया क्योंकि मेरे जानकारी में भी नहीं था। इसका उत्तर है बी। ये प्रश्न मुझे लगता है कि मेरी अप्रोच से बाहर था। ठीक है, उसके बाद में है कि कौन से इतिहासकारों ने वस्तुनिष्ठता स्थापित की थी। ये सेम वही प्रश्न है जो संयोग के संबंध में आया था। हम लिख भी लेते तो भी ये हमारे से हो नहीं पाता, क्योंकि सब इतिहासकार तो कहाँ याद रहते हैं कि किसने वस्तुनिष्ठता पे बात की थी। हालांकि हमने वस्तुनिष्ठता का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर किया था। कंसेप्ट बेस्ड अगर प्रश्न आता तो हमारे कंटेंट से बाहर भी नहीं जाता, लेकिन उन्होंने कंप्लीट फैक्ट पूछा है कि कौन वस्तुनिष्ठता के पक्ष में थे। ठीक है, हालांकि हम अगर ठीक देखें तो ए और बी तो हर जगह आता है, क्योंकि जेबी ब्यूरी भी यही कहते हैं कि ये न कम है न अधिक है, कंप्लीटली विज्ञान है। तो जो विज्ञान मानता वस्तुनिष्ठता की बात करता है। ठीक है, लॉर्ड एक्टन बात करता है। बर्लिन क्रांति मैंने आपको नेबूर के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि नेबूर और रांके दोनों विज्ञान की बात करते हैं। तो ए, बी, सी तो सीधे बैठते हैं और ए, बी, सी बैठने के बाद में उसका डी आंसर बन जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी समझ रखते हैं तो मेरे 3 अध्यायों से इसका आंसर आप निकाल सकते थे। एक आधे अध्याय से तो नहीं निकलता। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको ये समझ लीजिए कि ये ऐसे सीधा नहीं निकलता। अगर आपके 2-4 टॉपिक पढ़े हुए होते, नेबूर, एक्टन और ब्यूरी, तीनों को अगर मिलाते तो तीनों विज्ञान पे बात करते हैं और विज्ञान वस्तुनिष्ठता की बात करता है। ठीक है, तो तीनों आ जाते, तो तीनों आ गए तो फिर ये नहीं सुना हुआ होता तो भी इसका उत्तर आपको मिल जाता। ठीक है, अब ये जैसे प्रश्न है द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इंक्वायरी, ये प्रश्न मैंने अभी आज गूगल पे देखा इसको और ये मेरे पढ़ा हुआ नहीं था। किताबें तो कौन नहीं याद करता है, और मैं मानता हूं कि ये प्रश्न मेरिट निर्धारक भी नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न लगभग सारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं। अगर किसी ने फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री और फिलोसफी पे काम किया है तो अलग बात है, कि नहीं होते ये प्रश्न ऐसे। राजकीय पत्र और व्यक्तिगत पत्रों का संग्रह कहाँ होता है? ये बहुत आसान प्रश्न था,
जिसको लिखा जाना भी जरूरी नहीं समझते। पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, संग्रहालय में पुरातात्विक वस्तुएं होती है, मंदिरों में ठीक है, अभिलेखागारों में यही अभिलेख होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा रखा है कि राजकीय पत्र वगैरह सब अभिलेख कहलाते हैं, और ये प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। और ये आपको डी ऑप्शन इसका, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। टॉयनबी के अनुसार इतिहास की इकाई क्या है? टॉयनबी के अध्ययन का केंद्र क्या है? सभ्यता, ठीक है। तो स्पेंगलर और टॉयनबी दोनों का इन्होंने प्रश्न दे दिया। उसके बाद है कि वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड। ये मैंने आपको बताया था क्रांति के अंदर कि गोलवकर ने वी नाम से सिद्धांत का समर्थन किया था, ये कांग्रेस की स्थापना में आया था, तो ये वहां पे हमने पढ़ रखा था, ठीक है। ये भारतीय इतिहास लेखन में आ गया, इन्होंने इस बार गोलवकर साहब को भी पूछा है साथ में, ठीक है। इतिहास विज्ञान है, न कम है न अधिक है, तो ये बात हमने लिखी है कि बिल्कुल जे.बी. ब्यूरी ने कहा। और ये प्रश्न पहले भी 2-3 बार परीक्षा में आ चुका है, बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। जे.बी. ब्यूरी ने द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस पुस्तक में इस बात को इन्होंने लिखा था। कार्ल मार्क्स ने किस कृति में इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा की व्याख्या प्रस्तुत की है? तो वो की है होली फैमिली के अंदर, ठीक है। एक ही इनकी पुस्तक है, बाकी तीनों पुस्तकें इनकी नहीं है। ये सीधा सा प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। अब ये जो कथन है, ये कथन आपके इसका निष्पक्ष तटस्थ न्यायाधीश की भूमिका की तरह है। और अब देखो, ये निष्पक्ष और तटस्थता की बात कर रहा है, इसलिए इसको अपन एक्टन पे ले जाते हैं, ठीक है। तो एक्टन जो है ये बिल्कुल विज्ञान पे जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक्टन हो सकता है, सॉरी मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टेटमेंट ये यूं कहिए कि पढ़ा नहीं, ऐतिहासिक साक्ष्य वाले पाठ में आपको कहीं मिल जाएगा, ठीक है। मेरा अनुमान ये है कि इसका पीटर एक्टन हो सकता है। कैम्ब्रिज स्कूल के संबंध में प्रश्न आया है, बड़ा आसान प्रश्न था। गांधी जी के आने के बाद भारतीय राजनीति जन आंदोलन बन गई, बिल्कुल गलत कथन है। इन्होंने गांधी और नेहरू को दलाल कहा था, और इन्होंने कहा था कि इसके बाद जो आंदोलन है वो बड़े लोगों के हाथ में पड़ गया था, तो बी तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। भारतीय राजनीति के राष्ट्रीय स्वरूप को समझने पर बल दिया था, ये आप कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने भारतीय राजनीति को खूब समझने का प्रयास किया है, ठीक है। राष्ट्रीय स्वरूप को समझने पर बल दिया था। इन्होंने राष्ट्रीय स्वरूप की बजाय इन्होंने लोकल बात ज्यादा की थी। इंडियन पॉलिटिक्स पे तो बात की है, लेकिन उन्होंने लोकल लेवल पे बात की है। इस आधार पर यह लगता है कि दोनों कथन आपके गलत लग रहे हैं, दोनों कथन गलत लग रहे हैं, ठीक है। हालांकि आरपीएससी अगर इसमें केवल ए मान लेती है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप की तो उन्होंने बात की थी, लेकिन अगर देखते हैं तो उन्होंने मुख्य रूप से लोकल लेवल से बात की थी। तो या तो इसका डी बैठेगा या फिर इसका सी बैठेगा। तो अब आरपीएससी पे है कि वो कौन सा उत्तर है वो करते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न है कंप्लीटली कंसेप्ट बेस्ड। अगर आपको औपनिवेशिक लेखन का पूरा पता है तो ये हो सकता है, अदरवाइज इसका उत्तर नहीं निकलेगा, ठीक है। अपन एक एक को देखते हैं। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा आर्य द्रविड़ भाषागत भेदों की व्याख्या प्रजातीय दृष्टिकोण से की। इनके हित यही थे कि भारतीयों को तोड़ा जाए, उनका खंडन किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है ना। और दूसरा, ऋग्वेद में आर्य दास दस्यु जैसे प्रजातीय मंतव्य भी इन्होंने आरोपित किए हैं, ताकि भारतीयों को वो एक प्रकार से तोड़ सके। ये बात भी ठीक है। औपनिवेशिक काल के पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़ धारणा थी कि जो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, ये भी हमने लिख रखे हैं सारे के सारे, अश्वेतक इतिहास में अपरिवर्तनीय रहे हैं। लेकिन जो डी कथन है ना, ये इसका एग्जैक्टली गलत कथन है। क्यों गलत है? देखिए, इन्होंने भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत है, ये कभी नहीं वो बताएंगे ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गए गलत। अब ए बी गलत हो जाने के बाद में अब सी ऑप्शन बचता है, क्योंकि देखो सॉरी डी गलत होने के बाद में ए बी तो कंफर्म सही हो गए हैं। अब इनमें से सी को आप देख लो कि सी का क्या मामला है। औपनिवेशिक काल के पाश्चात्य विद्वानों में यह बिल्कुल विश्वास था कि श्वेत त्वचा वाले लोगों का अश्वेतों के प्रति जो दृष्टिकोण है वो इतिहास में है, वो अपरिवर्तनीय रहा, मतलब हमेशा से ठीक ही रहा है, ये चेंज नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। ए उत्तर इसका बैठ रहा है। मार्क्सवादी कौन से नहीं मान सकते? वही एडवर्ड सईद नहीं मान सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये सबाल्टर्न से आगे भी इसका एक प्रश्न आया हुआ था। यह है विको का प्रश्न। विको क्या कहते हैं? विको के बारे में हमने क्या बात की थी कि इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि साइजा नोवा में कार्टेजियन शाखा को खारिज किया है। तो इन्होंने भी यही कहा है
कि कार्टेशियन दृष्टिकोण को इन्होंने अस्वीकार किया। ये बात बिल्कुल ही सही बात है। उसके बाद देखिए, इन्होंने देव युग, वीर युग और मानव युग की बात की थी। यही आया, देव युग, वीर युग और मानव युग की बात की थी। ए और डी बिल्कुल सही है, और ए और डी सही होते हैं, इसका उत्तर आपको ए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें आप बी और सी भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब आया प्रश्न डीडी कौशाम्बी के ऊपर कि कौशाम्बी के संबंध में क्या बात है। इन्होंने सटीक ढंग से सिक्कों पर बात की थी। ये बात बिल्कुल सही है, इन्होंने सिक्कों पर है वो बात की थी। एरा पुरातात्विक स्रोत के रूप में, क्योंकि न्यूमिस्मेटिशियन थे ये, और इन्होंने ये इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी, भी सही है, ये भी सही है। और इन्होंने कल्चर एंड सिविलाइजेशन लिखा था, जिसमें पूरी आउटलाइन लिखी थी, जिसमें जनजाति जाति आर्यों के अटैक वगैरह ये बातें भी लिखी थी। तो इसका उत्तर है वो आपके ए, बी और सी बैठ रहा है। हाँ, अब है लास्ट में कि इतिहास में कौन सा युग्म सही नहीं है। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न था, हालांकि मैंने इधर डाल दिए सारे, फिर भी आप इसको जीसी पांडे को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये सबोल्टन नहीं थे। ठीक है, विलियम हंटर, विपिन चंद्रा, आरजी भंडारकर। भंडारकर राष्ट्रवादी थे, हंटर साम्राज्यवादी थे, विपिन चंद्रा है वो वामपंथी थे। ठीक है, अब हम आते हैं विश्व इतिहास के ऊपर। विश्व इतिहास की अगर अपन बात करें तो इसमें भी 50 प्रश्न थे, और 2 प्रश्न मुझे आउट ऑफ सिलेबस लगे, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम और आपके एक लगा था स्पेन वाला प्रश्न। बाकी सारे प्रश्न कंटेंट के अंदर ही थे। 4 बड़ों की परिषद में कौन शामिल नहीं था, तो हमने 2 जगह लिखा था, जापान शामिल नहीं था। ठीक है, और इसका उत्तर क्या आएगा, डी उत्तर आएगा। ठीक है, तो 4 बड़ों की परिषद में शामिल जापान नहीं था, फ्रांस, इटली और अमेरिका और इंग्लैंड शामिल थे। न्यू डील से कौन से राष्ट्रपति जुड़े थे, मैंने रूजवेल्ट बताया था 1932, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और ये आर्थिक मंदी से निपटने का तरीका था न्यू डील में। ये मेरे दृष्टिकोण से नहीं बल्कि डिलीट होना चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये टॉपिक मेंशन नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्लास भी नहीं ली थी। फिर भी उत्तर ही निकालना है, तो 1, 3, 2 और 4। 1 मिनट, 2, 3, 1 और 4, ये इसका उत्तर बैठ जाएगा ए। ठीक है, तो लास्ट घटना है एड्रियानोपाल की, और बाकी सारे के सारे। ठीक है, और एड्रियानोपाल सबसे लास्ट में आ जाएगा, और नवरेनो। ठीक है, ये उत्तर है उसका, बट ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है। पीला खतरा ये जापान के लिए यूज किया था, है ना, हालांकि हमने इसको नहीं पढ़ पाए, और मैंने तो सुना इसको भी है। अर्नेस्ट कार्टोस ने मैक्सिको की खोज की थी। ठीक है, ये हमने भौगोलिक खोजों में इसको पढ़ा भी था। उसके बाद में आया था कि वो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। ये ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि थी, बहुत अच्छे से हमने इसको समझ रखी है। ठीक है, उसके बाद में बात होती है कि रूस व जापान युद्ध के उपरांत कौन सी संधि हुई थी, तो हमने लिख रखा है कि ये पोर्ट्समाउथ की संधि हुई थी अमेरिका के अंदर, अमेरिका की मध्यस्थता में 1905 के अंदर। ठीक है, हालांकि अब वर्ल्ड हिस्ट्री की राइटिंग थोड़ी ऐसी है, बाद में मैंने अभी इसका नया अपडेट शुरू कर दिया है, तो अब तो पूरा कंप्लीट ही है वो। इसकी एक नए वर्जन के रूप में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिल रही होगी। सो इसी क्लास से मैंने अपलोड भी कर लिया, आपको अगर आइडिया हो तो। उसके बाद आता है कि विश्व युद्ध में प्रवेश करने की तारीखें बतानी थी, तो 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में शामिल हुए। तो फ्रांस की डेट गलत है, 15 सितंबर नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। हालांकि इनकी डेट भी मिल जाती है, सारा का सारा लिखा हुआ पड़ा है। ये ब्लिट्जक्रिग भी आया था, इस पेज से एक प्रश्न और भी आया आगे। प्रबोधन का आधारभूत सिद्धांत नहीं था। ठीक है, प्रबोधन तर्क, विवेक, मानवता, वैज्ञानिकता, धर्म सहिष्णुता पे बात करता है। ठीक है, तो तर्कता गया, बौद्धिकता गया। अब है संदेहवाद और मानववाद। ठीक है, देखो मानववाद क्या होता है, ये ह्यूमैनिटी है और ये ह्यूमैनिटेरियन है। मानवता होता है मानव कल्याण से संबंधित बात करना, तो मानववाद भी इसमें शामिल है, तो अपन इसको ले जाते हैं आपके संदेहवाद पे। ठीक है, संदेहवाद इसमें नहीं है। और अगर थोड़ा सा एक और देखें इसमें कि संदेहवाद के तहत और देखें, तो प्रबोधन में विज्ञान पर बल दिया था और हर वस्तु पे संदेह खड़ा किया था।
तो वो आलोचनात्मक शब्द आता तो शायद हम उसको कर लेते, बाकी संदेहवाद उत्तर ज्यादा ठीक लग रहा है यहाँ पे। ए, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ये लिखी है न्यूटन ने, ये बहुत आसान प्रश्न था। हाँ, ये ब्रिटिश कॉलोनी है और अमेरिका के अंदर किस किसने स्थापित की थी, तो इसका आप आराम से उत्तर निकाल सकते हो। ये जो आपके पेनिनसिल्वेनिया है, ये विलियम पेन के द्वारा स्थापित है, और जो क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट थे, ये आपके वर्जीनिया आए थे, और इन्होंने वर्जीनिया के अंदर आपके जेम्स टाउन बस्ती को है वो इन्होंने बसाया था। तो सी का क्या बैठेगा, 2 बैठेगा, डी का 4 बैठेगा। जेम्स टाउन और फिर न्यूपोर्ट रेले, ठीक है, इसमें ये हो जाएगा 1 3 2 4। जेम्स टाउन बस्ती क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट ने बसाई थी 1607 के अंदर। ये पहली बस्ती थी जो ब्रिटिश बस्ती थी जो अमेरिका में स्थापित हुई थी। हालांकि यूरोपियन बस्ती की बात करते हैं तो वो आपकी ऑगस्टाइन बस्ती थी जो 1565 के आसपास फ्लोरिडा में स्पेन ने स्थापित की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको डी का 4 मिल गया है और सी का 2, तो डी ऑप्शन इसका सीधा उत्तर बैठ रहा है। उसके बाद है आगे सोवियत समाजवादी गणराज्यों का जो संघ था, ये अप्रैल 1622 में इसको बना दिया गया था। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अंदर संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण, ये मैंने नहीं पढ़ाया, इसका डी उत्तर है। ठीक है, महासभा, थोड़ा सा यूएनओ पे अपने को ऊपर अच्छी क्लास लेने की आवश्यकता मुझे लग रही है, ये पढ़ाया जाना चाहिए था, सरल प्रश्न था। ये प्रश्न डिलीट होगा। क्या होगा? डिलीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो 3 दिसंबर गलत है और एक ये 26 दिसंबर गलत है। ये 16 दिसंबर है और ये आपकी 3 सितंबर है। आप इसको मिला सकते हैं, पेरिस संधि 3 सितंबर की है। ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएगा आपका गलत, मतलब डिलीट हो जाएगा। बेगार के रूप में फ्रांस में लिया जाता था कोरबी, हमने लिखा हुआ कोरबी है, वो बेगार के रूप में होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन देशों ने चीन को आपस में बांट लिया था, इसके अनुसार गलत कथन को चुनिए। ठीक है, गलत कथन जो है वो है आपके चीन वेई वोई ये। ठीक है, ये एक्चुअली 25 वर्ष के लिए लिया था, तो बी इसका उत्तर है, वो बैठ रहा है। ये प्रश्न मैंने तो नहीं पढ़ाया, न शायद आगे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा ऐसे प्रश्न को तो। ठीक है, पालपोर्ट किस देश के, ये पढ़ाया जाना चाहिए था, कंबोडिया के तानाशाह थे। ये उसमें है उपनिवेशवाद में आज़ादी वाले टॉपिक से प्रश्न थे। 2-4 प्रश्न यहाँ से मेरे बाहर निकले हैं। मुझे 2 टॉपिक पे काम करना है एक बार, हालांकि मैं पूरा ही वर्ल्ड वापस कर रहा हूँ। एक करूंगा मैं साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को वापस रिकॉर्ड करूंगा ढंग से, और एक राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ से। अभी तक उनसे ही प्रश्न बाहर गए हैं। ठीक है, आगे गोर्बाचोव ने कौन सी नीतियां चलाई थी? पेरेस्ट्राइक और ग्लासनोस्त, ये 2 और 4। ठीक है, 2 और 4। ठीक है, ये लिखा भी हमने इसको, रिकंस्ट्रक्शन एंड खुलापन। अधिदेश राष्ट्र संघ की संविदा के, अधिदेश मतलब मैंडेट, तो ये थी धारा 22 में, हमने इसकी धारा 22 भी लिख रखी है। ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले भी आया हुआ है। कॉमिंटन विरोधी पैक्ट 1936 25 नवंबर को हुआ था, और ये कॉमिंटन विरोधी एक्ट किसके बीच में हुआ था? बर्लिन और टोक्यो के बीच में हुआ था। ठीक है, इसे एंटी कॉमिंटन पैक्ट भी कहते हैं। बर्लिन मतलब जर्मनी और टोक्यो मतलब जापान। ठीक है, तो ये जर्मनी और जापान के बीच में हुआ था। बाद में 37 में इसमें रोम भी जुड़ गया, मतलब इटली भी जुड़ गया था। ये उपनिवेश अफ्रीका के किसके अधीन थे? फ्रांस के अधीन अल्जीरिया, सेनेगल, आइवरी कोस्ट और गेबोन थे। तो अल्जीरिया क्या फ्रांस के अधीन? फ्रांस के अधीन अल्जीरिया था, तो ये डी हो जाएगा। पुर्तगाल के अंदर मोजाम्बिक, अंगोला, और आपके मोजाम्बिक आ गया, पुर्तगाल के अधीन था। और इंग्लैंड के अंदर नेटाल था, और अब क्या बच गया? कांगो, बेल्जियम के अधीन कांगो था। तो ये चारों ही मिल जाते हैं। ठीक है, तो 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, ये इसका उत्तर बैठ जाएगा ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का
3 एग्जैक्टली। ठीक है, ये उपनिवेशवाद वाले पार्ट से था। माऊ माऊ विद्रोह हुआ था केन्या से। ठीक है, मैंने कहा इस पार्ट से मेरे 2-3 प्रश्न बाहर गए हैं। कम्युनिस्ट साम्यवादी सरकार बनी थी 1 अक्टूबर 1949 को। ठीक है, ये माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में भी थी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। स्वतंत्र राज्यों का कॉमनवेल्थ था, जैसे हमने राष्ट्रकुल या CIS बोलते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। 12 राज्यों का 11+1 का संघ था इसमें, और यह आपके सोवियत संघ के विखंडन के कारण वो बना था। ठीक है, तो ये हो गया आपके बी। ठीक है, तो ठीक प्रश्न था ये शीत युद्ध और सोवियत संघ का जो आपके पतन हुआ उससे प्रश्न बना हुआ है ये। मिलान कीजिए, ये बड़ा सरल प्रश्न था। जॉन वाइफ क्लिफ ऑक्सफोर्ड वगैरह आपको बताइए इंग्लैंड के थे। कॉल्विन आपको बताया कि इनका कार्यालय पूरा जेनेवा में था। ज्विंगली ज्यूरिक के थे, और जोनास बोहेमिया के थे। ये पूरा इसमें चारों हमने लिख रखे हैं सारे। तो होगा आपके 2, 4, 1 और 3, ये सी उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा इसका। ये सीधा सा उत्तर है, सरल प्रश्न है ये। लाइसी मैंने बताया था कि नेपोलियन ने शैक्षणिक सुधारों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए थे, उनको लाइसी कहा जाता था, केवल 3rd। ठीक है, ये थे आपके। जर्मनी पश्चिमी उपपुरी के मध्य दीवार का निर्माण 1961 में करवाया गया था। ये शीत युद्ध में हमने पढ़ा है इसको, फोटो भी लिया था साथ में। 1823 में अमेरिका में यूरोपियन उपनिवेशीकरण पर रोक लगा दी। ये मुनरो सिद्धांत था, बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा था कि इसमें वो प्रसार पर रोक लगा दी थी। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? मुनरो सिद्धांत। ठीक है। सोसाइटी ऑफ जीसस इग्नेशियस लोयोला ने स्थापित किया था। इसके बारे में हमने काफी डिटेल से बात कर रखी है ऑलरेडी, है ना। और ये काफी सरल भी है, ये इतना कोई टफ प्रश्न नहीं है। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और हस्ताक्षर, ये मैंने आपको बताया था कि जब क्यूबा का संकट हुआ जनवरी 1959 में, उसके बाद ये सारी परमाणु संधियां हुई, आप देख पाते होंगे, LTBT, NPT और भी बहुत सारी संधियां थी। तो ये किसके बाद हुआ था? क्यूबा संकट के बाद। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न था ये। हाँ, ये इटली के एकीकरण से प्रश्न आया था। अब आप सोचिए कि हमने 5-6 क्लासेज में इटली के एकीकरण को बहुत नए तरीके ढंग से पढ़ा, और उस पूरे पर पानी फेर दिया एक बिंदु ने कि कौन काले वस्त्र धारण करने की शपथ ली थी। मैजी नहीं थे हालांकि, लेकिन हमने भी इसको गैर महत्वपूर्ण समझते हुए इस स्टेटमेंट को स्थान नहीं दिया। और आप सोचिए कि एक टीचर की 6 दिन की मेहनत पूरी गई क्योंकि उन्होंने ये तथ्य नहीं लिया। इसलिए सोचते हैं कि कई बार इनको कंसेप्चुअल प्रश्न अच्छे से देने चाहिए, एक आधा फैक्ट के जरिए। तो उसका उत्तर बी है। ठीक है, और ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, इरेस्मस हॉलैंड के थे। ठीक है, बी का 3 आते इसका सीधा उत्तर निकल जाता। बाकी पेट्रोक वगैरह भी हमने पढ़ रखे हैं सारे। डेनमार्क पर आक्रमण करने वाली संयुक्त सेना के कौन से देश सम्मिलित थे? तो हमने बताया कि ऑस्ट्रिया और प्रसा की संयुक्त सेना ने डेनमार्क पर आक्रमण किया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रसा। इसने पर्शिया लिखा, एक ही बात है, और प्रसिया नहीं होगा, ये ऐसे होगा, पर्शिया। ये 1864 ये जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न है। 1902 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एम्पीरियलिज्म ए स्टडी। इसके लेखक कौन थे? मैंने पढ़ाया था ये आपको, एम्पीरियलिज्म ए स्टडी, है ना। और इसके लेखक है हॉब्सॉम। कौन है? हॉब्सॉम। ठीक है, ये ठीक प्रश्न था वैसे। तीसरी डूमा में किस दल ने सर्वाधिक स्थान हासिल किया था? ये मैं नहीं लिखवा पाया इसको। इसका उत्तर है अक्टूबरिस्ट, है ना, बी ऑप्शन इसका आंसर है। इतालवी एकीकरण के लिए उसकी तटस्थता प्राप्त करने के लिए दिए गए थे नीस और सेवाई के प्रदेश। ये बात कर रहा है प्लोम्बियर समझौते की। नीस और सेवाई 2 और 3। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको लिख रखा है। बाल्कन क्षेत्र में किस राज्य ने प्रथम विश्व में जर्मनी का साथ दिया? बहुत स्पष्ट लिखा था कि बुल्गारिया तुर्की असंतुष्ट जर्मनी के केंद्रीय गुट में शामिल हो गए थे, क्योंकि बाल्कन युद्धों में जब लंदन का समझौता बुखारेस्ट की संधि हुई तो जर्मनी जो है वो इनसे बुल्गारिया इनसे नाराज था और वो उनसे जाके मिल गया था। बाल्कन संकट में हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ रखा है। इंग्लैंड में कारखाना व्यवस्था जो है ये आपकी जल शक्ति के साथ में शुरू हुआ था। जल शक्ति की आर्कराइट ने किया था वाटर फ्रेम से।
तो यहाँ से कारखाने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जल शक्ति से ही भाप वगैरह सब शुरू हो गया था, उससे पहले सब हस्तकरघा था। ये आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है। इसमें आता है उत्तर बी, स्पेन के यहूदी जो ईसाई मत में परिवर्तन हो गए थे, उसके महिरानो बोलते हैं। ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं आप। 20 में जो 25 सूत्री कार्यक्रम जारी किया गया था वो गोटफ्रेड फेडर ने लिखा था, है ना। तो सीधा सा प्रश्न है ये पुराना रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन स्वतंत्र इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति भी थे? तो अहमद सुकर्नो थे, जिन्होंने राष्ट्रवादी सरकार बनाई थी इंडोनेशिया राष्ट्रवादी दल के रूप में। तो ये इसका उत्तर होगा सी, ठीक है। ब्रिटेन ने पहली बार टैंकों का इस्तेमाल किस युद्ध में किया था? तो सोमे के युद्ध में यूके ने टैंक रेजिमेंट का उपयोग पहली बार किया था। ये सोमे का युद्ध, सी उत्तर बैठ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला करने के लिए जर्मनी द्वारा किस आक्रमण रणनीति को अपनाया गया था? तो मैंने ब्लिट्जक्रिग बताया था आपको, इसको मैंने बालाजी बाजीराव में भी बताया था, ठीक है। आइलैंड होपिंग भी मेरे बताया हुआ आपको, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको याद हो तो। रूस, अब ये प्रश्न भाई हमने कभी पढ़ा नहीं, आज आरपीएससी ने पढ़ने के लिए मौका दिया है इसको। टाइफाइड उत्तर है, स्वास्थ्य संगठन, ये यूएनओ से ही आया। ये भी सवाल राष्ट्र संघ के मतलब यूएनओ से कुल मिला के बाहर जो भी सवाल गए ना, 2 टॉपिक से गए, एक यूएनओ से और गया है और एक 2-3 प्रश्न, और एक गया उपनिवेशवाद से मुक्ति, वो भी स्पेशली अफ्रीका और चीन और जापान की, ठीक है। इन 2 टॉपिक पे काम करने की काफी आवश्यकता है। अब ये प्रश्न करने लायक भी नहीं था, है ना। अब 95वें का सम्मेलन दिया, 11वां सम्मेलन, अब इतने सारे तो गुट निरपेक्षता आंदोलन के शिखर सम्मेलन कौन ही याद करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर डी है। नेपोलियन के युद्ध है सारे के सारे, इसमें आप देख लो कौन सा गलत है। ड्रेसडेन 1813 में, इन्होंने 14 लिखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बाकी देखो फ्रेडलैंड का 1807 है, ऑस्ट्रेलिया 1805 है, और ऑस्ट्रेलिया 1805 है, और जेना का 1806 है। ड्रेसडेन का युद्ध है वो, इसका उत्तर बैठ जाएगा। ड्रेसडेन यह हुआ था, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध था, अगस्त 1813 में ड्रेसडेन में ऑस्ट्रिया को पराजित किया गया। और इंडोनेशिया में साम्यवादी गठन, देखो ये मेरी गलती रही है पढ़ाते वक्त, मैंने बताया 1919, ठीक है, और आज मैं जब चेक कर रहा था तो इसका उत्तर आ रहा 1920, तो सामग्री में त्रुटि रह गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपने इसको देख के गलती की है तो मुझे बड़ा बुरा फील होगा कि गलती मैंने करी है और इसको सज़ा आपने भोगी है, और अगर आपने नहीं किया है तो ठीक बात है ना। इसका उत्तर एग्जैक्टली 1920 है, ठीक है। ये मेरा खुद का गलत है, मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ से गलती जो भी वो मेरे से भी है, ठीक है। ये प्रश्न वापस उसी उपनिवेशवाद से मुक्ति से है, ये आपके ब्रिटेन और अरबी विद्रोह का उत्तर है। तेल अल कबीर मिस्र के लोगों के द्वारा जो किया गया था वो उत्तर है इसका, ठीक है। और फिर आता है पेरिस शांति सम्मेलन में संधियां पूछी गई है, ये सीधी सी संधियां पड़ी है। वर्साया की संधि आपके हुई है 28 जून 1919 को, क्लियर। सेंट जर्मन की संधि है 10 सितंबर 1919 को, और न्यूली की संधि है 27 नवंबर 1919 को। एक मिनट सॉरी, ये वर्साया की 28 जून को, और न्यूली की है आपकी 27 नवंबर को, और ट्रियानो की है 4 जून को, ठीक है। ये सीधा ही मिल जाता है, आप चेक कर लो इसको। 2, 4, 1 और 3, ये है इसका ए उत्तर, ठीक है। ये पेरिस शांति सम्मेलन में भी थी। हाँ, एक प्रश्न ये हमारी अप्रोच से बाहर निकला थोड़ा सा, इसका उत्तर है आपके इटाली लोगों के लिए मनोरंजन के लिए डोपो लावरो के बारे में। मैंने शायद पढ़ाया भी है, मुझे वापस मिला नहीं पीपीटी में कहीं पे, तो ये एक सामान्य सा प्रश्न था। तो ये टोटल आपके प्रश्न हो गए वर्ल्ड हिस्ट्री के और दर्शन के। इसमें से मान के चलिए कि जैसे जो 100 प्रश्न है, तकरीबन 100 में से किसी के कट खटा के अगर 70 भी है ना, इसमें से मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि 35 नंबर आना इसमें 50 में से
35 नंबर के प्रश्न होना काफ़ी अच्छा संकेत है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके 35 नहीं है, 32 35 के बीच में, तो भी ठीक ठाक स्कोर है। और जितने भी फैक्चुअल प्रश्न थे दर्शन के, वो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए। कंसेप्चुअल आपको टॉपिक समझ में आया तो आप वैसे ही कर लेते हैं। तो ये था। और अब हम जो तीसरी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास और आधुनिक भारत पे। उसके साथ ही हमारा प्रोफेसर पेपर कंप्लीट हो जाएगा सॉल्यूशन। और फिर लास्ट में एक छोटा 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उसमें मेरिट वगैरह के लिए एक और हेल्दी चर्चा हम करेंगे। एक हमने कल का जो प्राचीन और मध्य का सॉल्यूशन किया था, उसमें 2 प्रश्न मुझे बाद में मिले हैं पीपीटी से। कल पीपीटी से मिले नहीं। मैंने कहा ना कि हमने जो पढ़ा है तो बच्चों को अच्छे से पता है कि प्रश्न कहाँ कहाँ आए। तो कल जब मैंने प्राचीन और मध्यकाल पढ़ाया तो 3 प्रश्न ऐसे थे जो मुझे मिले नहीं थे। कल बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे एक प्रश्न ये था कि कौन सा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में। मैंने बहुत अच्छे से बताया था ये मगध के उदय में कि राजकोट राजगृह बिहार के अंदर वसस्कार महात्मा बुद्ध से परामर्श करने के लिए गृद्धकुट पर्वत पर गए थे। तो ये गृद्धकुट पर्वत बिहार में, मतलब बी सही है। बी सही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों ही सही है। मतलब ये हुआ कि एक ही विकल्प से आराम से हम निकाल सकते थे। वैसे शिशुपालगढ़ का भी रहता है, ये भी कहीं न कहीं पढ़ा रखा है। तो ये था। एक प्रश्न ये था जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और काजी मुक्सुद्दीन की मध्य वार्तालाप नहीं हुई थी। मैंने तो कल ये कहा था कि मिला नहीं, मैंने शायद पढ़ाया नहीं, लेकिन हमने पढ़ा रखा है इसको। और ये क्लास संख्या 6 में मुझे वापस मिला। ये भी किसी बच्चे ने याद करवाया था कि वह न विद्वानों के साथ बैठता था, न ही उलेमाओं से परामर्श लेता था। एक दफा बयान आके काजी मुक्सुद्दीन से शरीयत अनुसार निम्न विषयों पर परामर्श मांगा था। पहला परामर्श मांगा था हिंदुओं पर खराज विषय पे, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि वार्तालाप नहीं हुआ का पूछा है। दूसरा मांगा था अंग भंग और मृत्यु दंड के ऊपर, वो इस पे ऑप्शन नहीं है। तीसरा मांगा था देवगिरी के धन के ऊपर, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। चौथा मांगा था कि राजकोष जो है सरकारी खजाना, उसमें किसका कितना व्यय होना चाहिए, ये हो गया बाहर। अब पीछे बचा जो है राज्य में खम्स का हिस्सा। तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते थे, हमने इसको पढ़ रखा था। और अधिकांश सुझावों को सुल्तान ने अस्वीकार किया था। वह शहर ढह क्यों नहीं जाता जहां हदीसों के बावजूद भी रवायतों से शासन चलता है, सबरनी ने लिखा था, इसके बारे में लिखा था। तो ये थोड़ा सा था यहाँ पे, हम कल की क्लास में मिला नहीं था। एक प्रश्न ये था कि राष्ट्रकूट प्रतीकों में गंगा या यमुना। हमने बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज में बात की थी कि अभियान पर जब ध्रुव पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने भारत में प्रतिहारों तथा पालों को पर आक्रमण कर त्रिकोणीय संघर्ष में हिस्सा लिया था, और इसने अपने राज चिन्ह में गंगा और यमुना के प्रतीक चिन्हों को भी अंकित करवाया था। तो किसी ने टेस्ट ज्वाइन करी थी तो उसको भी इसका आंसर मिल जाता, हालांकि कंटेंट में तो नहीं लिखवाया था। कंटेंट से ये 2 प्रश्न थे जो और भी किए जा सकते थे। अब ऐसे देखते हैं तो मध्यकाल में केवल टोटल 3 प्रश्न ही ऐसे थे जो आउट ऑफ अपनी अप्रोच के बाहर थे। तो मोस्टली 2 और कर लेते हैं, तो 45 प्रश्न डायरेक्ट उसमें से थे मध्यकाल में से। और मोटा मोटा देखते हैं तो 40 प्रश्न सीधे सीधे प्राचीन काल से थे। तो अब इससे अधिक शायद एक शिक्षक कर नहीं पाएगा, क्योंकि शिक्षक की लिमिट होती है, उससे ज़्यादा उसको करना नहीं होता है। उससे ज़्यादा पढ़ा देता है तो फिर उसमें और किताब में फ़र्क नहीं रहता। हमें तो क्या करना पड़ता है, मोस्ट बताना पड़ता है कि भाई इतना याद कर लो। हम पुस्तकों से 50 में से 49 चीज़ें छोड़ के एक बिंदु बताते हैं, उसमें से अगर प्रश्न आता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी मैंने वादा किया था बच्चों से 80 to 90% सवाल हम आराम से कर लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी तक जितना मैंने पेपर सोल्यूशन करवाया उसको देखते हुए अगर किसी को बहुत अच्छे से रिवीजन किया था, पढ़ा था, तो 80 to 90% उसके दायरे में था। अब वो नहीं कर पाया है तो वो एक बच्चे की गलती रहती है, क्योंकि उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाया, विश्वास नहीं किया, ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर, कई बच्चे कहते हैं सर हमारे को बहुत अच्छे से हो गया। कुछ ऐसे पूर्वाग्रहित भी होते हैं जो ये भी कह देते हैं कि सर प्रश्न जो है वो आया ही नहीं। जब हमारे को ऐसे प्रूफ बताने पड़ते हैं, भैया आया था, अगर पढ़ लिया होता तो हो जाता। ठीक है, खैर प्रूफ की मुझे आवश्यकता नहीं है, वो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और मार्केट भी जानता है। ठीक है, तो इस सोल्यूशन के साथ ही खत्म करते हैं। आगे हम कल वीडियो लाएंगे जिसमें लास्ट पार्ट में सारा कुछ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।